हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के जो संशोधन हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों अमेंडमेंट 70 तक डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम उसके आगे यानी 71 से लेके 100 तक के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद की जो अगली स्पेशल वीडियो आएगी वो 100 से लेके 105 तक के अमेंडमेंट्स होंगे, जो कि हाल ही के कुछ वर्षों में किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला संविधान संशोधन होगा वो है 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में किया गया था। और इसके तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषाएं हो चुकी थी। यानी दोस्तों, जो नेपाली भाषा है, मणिपुरी भाषा है और जो कोंकणी भाषा है, इनको दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हम सब जानते हैं भारत के संविधान में जो 8वें नंबर की अनुसूचियां हैं उसमें भारत की 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है कि भारत की कौन कौन सी भाषाएं होंगी। ठीक है, तो इसी संविधान संशोधन के तहत 3 और भाषाओं को उठा के 8वीं अनुसूची में डाल दिया और लास्ट में जो भाषाएं हो चुकी थी वो अब 18 भाषा हो चुकी थी। ठीक है, हालांकि एक और अमेंडमेंट किया जाएगा जिसके तहत 4 भाषाओं को और ऐड करेंगे, तब जाके ये टोटल 22 भाषा हो जाएंगी। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था 71वां संविधान संशोधन 1992। बात करेंगे 72वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसके तहत दोस्तों कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि त्रिपुरा राज्य में जहां गड़बड़ी का माहौल बना हुआ है, शांति और सद्भाव कायम करने के लिए अगस्त 1988 को भारत सरकार और त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के बीच एक समझौते को लागू करने के लिए संविधान 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया। यानी दोस्तों, यहाँ तक जो हम समझे वो इतना समझ चुके हैं कि अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया था और किस राज्य के संबंध में, तो त्रिपुरा राज्य के संबंध में। और ये समझौता किन किन लोगों के बीच हुआ था, तो सबसे पहला भारत सरकार और जो त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसी में आगे पढ़ते हैं कि क्या समझौता हुआ था। अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया था, ठीक है, ताकि त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए तब तक के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा सके जब तक कि संविधान के 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आधार पर सीटों का तालमेल ना हो जाए। यानी दोस्तों, हम सब जानते हैं अगर हमें कोई भी सीटों का बंटवारा करना है, चाहे वो लोकसभा में सीटों का बंटवारा करें, है ना, या फिर राज्यसभा में, किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है। तो हर पॉपुलेशन के आधार पर ही उस राज्य की क्षेत्र की सीटों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसी में दोस्तों ये संबंध किया गया था, जो त्रिपुरा राज्य की जो अनुसूचित जनजातियाँ थी उनको दोस्तों त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में सीटें सुरक्षित करने के लिए जो है ये 72वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको मार्क भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जल्दी से बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके तहत दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत पंचायती राज को दोस्तों जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी उसको भारत के संविधान में ऐड कर लिया गया, वो भारत के संविधान का हिस्सा बन गया। और साथ ही दोस्तों जो भाग 9 है उसको भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। उसके साथ दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय वर्णित किए गए। हम सब जानते हैं जो संविधान की 11वीं अनुसूची है वो ग्रामीण प्रशासन यानी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो इसी के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना, और भाग 9A भी जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 29 विषयों को डाला गया था। ठीक है, तो ये हुआ था
73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया फिर से, और इसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत भाग 9A को जोड़ा गया। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 को जोड़ा गया था, और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9A को जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ एक काम और किया गया था, संविधान की जो 12वीं अनुसूची थी उसको हमारे भारत के संविधान में जोड़ दिया गया, और उस समय इसमें 18 विषय ऐसे थे जो कि संविधान की 12वीं अनुसूची में डाले गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसके आगे दोस्तों 75वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया, और इसके तहत किराया नियंत्रण कानून को स्पष्ट एवं सरल बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, जो किराया नियंत्रण कानून है उसको स्पष्ट एवं सरल बनाया गया था 75वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 76वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1994 में किया गया था, और इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 16(4) में परिवर्तन किए गए, जिसमें आरक्षण 50% से अधिक नहीं किया जा सकता। दोस्तों हम सब जानते हैं जो अनुच्छेद 16(4) है उसमें जो है आरक्षण के विषय में बताया गया है कि SC ST के वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो जो भारत सरकार है उसने ये शर्त रखी है कि SC ST वर्ग के लोगों को जो आरक्षण है वो 50% तक दिया जा सकता है। यानी अगर किसी सरकारी कार्यालय में 100 पोस्ट निकली है तो उसमें से 50 पोस्ट जो हैं वो हम SC ST वर्ग के लोगों को दे सकते हैं। लेकिन अभी इतना आरक्षण जो है नहीं देखा जाता, वो लगभग जो है वो 30 से लेके 35% तक SC ST वर्ग का आरक्षण देखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ था 76वां संविधान संशोधन 1994 के तहत, और इसी के अगले वर्ष एक और संशोधन किया गया जिसको 77वां संविधान संशोधन 1995 कहा जाता है। इसके तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। उसमें संशोधन से पदोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। दोस्तों इस संविधान संशोधन के तहत जो SC ST वर्ग के लोग हैं, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी में दोस्तों जो पदोन्नति मिलती है, उनको प्रमोशन मिलता है, वो इसी संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में ऐड किया गया था। पहले दोस्तों ये मामला जो है ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने से इनकार कर दिया था कि आप जो है सरकारी नौकरियों में SC ST वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते। ठीक है, उनकी पदोन्नति में, उनके प्रमोशन के लिए। लेकिन बाद में संविधान का 77वां संशोधन किया गया 1995 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको गलत ठहराते हुए जो भारत की सरकार है उसने ये संशोधन कर दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए जो है आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ये व्यवस्था भी की गई थी कि उनके लिए दोस्तों जॉब में जो है वो अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 78वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया, और इसके तहत संविधान का अनुच्छेद 31V 9वीं अनुसूची में शामिल उन कानूनों को इस आधार पर कानूनी चुनौती देने से असंवैधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड 3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यानी दोस्तों 78वें संविधान संशोधन 1995 के तहत ये प्रावधान किया गया था, जो भारत के संविधान में 12 अनुसूची है उसमें से 9वें नंबर की जो अनुसूची है हम सब जानते हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर उसके अंदर कोई विषय है और हमें उस विषय पर किसी कोर्ट में केस दायर करना है तो हम कोई भी केस दायर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम एक स्थिति में 9वीं अनुसूची के किसी भी विषय पर केस दायर कर सकते हैं अगर उससे ये लगता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो खंड 3 में हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, उनका जो है हमारा हनन हो रहा है। तो इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था, जिसके तहत हम 9वीं अनुसूची के तहत जाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय में केस कर सकते हैं। किस स्थिति में? जब हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था 78वां संविधान संशोधन 1995 में। ठीक है, उसके बाद 79वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया, जो कि दोस्तों ये कहता है कि इस कानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी दोस्तों ये जो 79वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था, इसके तहत दोस्तों फिर से जो है
अनुसूचित जाति एससी और एसटी और जो एंग्लो इंडियंस हैं, है ना, उनके लिए लोकसभा में आरक्षण बढ़ा दिया गया 10 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 10 वर्ष का आरक्षण और बढ़ाया गया। अब ये जो है दोस्तों 2010 में जाके खत्म होगा, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन हम इस संविधान संशोधन को खत्म करके अपने अगले संविधान संशोधन पे बढ़ते हैं, जो कि 80वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था, सन 2000 में किया गया था दोस्तों। और इसके तहत 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम 2000 किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों 80वां संविधान संशोधन है वो वित्त आयोग यानी जो 10वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, और संघ और राज्य के बीच करों से एकत्र राजस्व बांटने के बारे में वैकल्पिक योजना पर अमल करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत केंद्रीय करों और छिलकों को 29% राज्यों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। यानी दोस्तों 80वें संविधान संशोधन 2000 के तहत ये किया गया था कि जो भी कर संघ और राज्य के बीच इकट्ठा किया जाएगा उसको केंद्र तथा राज्यों के बीच 29% के अनुपात में बांट दिया जाएगा। यानी मान लो ये जो है आपका संघ है और ये जो है ये आपका राज्य है। ठीक है, संघ ने टैक्स लिया 100%। ठीक है, संघ जो है 100% का 29% राज्यों को दे देगा और राज्य जो है अपना पूरा टैक्स में से 29% जो है वो संघ को दे देगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया था 80वां संविधान संशोधन 2000 के तहत। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 81वां संविधान संशोधन जो कि सन 2000 में किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि संविधान के अनुच्छेद 16 में जो है किसी भी व्यवस्था के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए वर्ष में जितने खाली सरकारी पद आरक्षित हैं, यदि वह पद उस वर्ष नहीं भरे जाते तो उन पर आगामी वर्षों में या वर्षों में जो नियुक्तियों के संबंध में नियुक्ति वर्ष के कुल पदों के 50% आरक्षित पदों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। मुझे पता है ये आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि जो SC ST वर्ग के लिए जो 50% तक जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, और मान लो कि एक वर्ष जो है 200 पोस्ट निकली, 200 में से 40 पोस्ट जो है वो SC ST वर्ग के लोगों के लिए रखी गई। ठीक है, 40 में से सिर्फ 35 सीट भरी है ना, 5 खाली रह गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उस 5 सीटों पे जो है हम जनरल के लोगों को भर देंगे, या फिर ये जो 5 SC ST वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित सीट है इसको हम किसी और को दे देंगे। ये जो 5 सीट है दोस्तों ये SC ST वर्ग के लोगों को अगले साल फिर से मिलेगी, क्योंकि उनकी पिछले साल की सीट रह गई थी। ठीक है, SC ST वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षित सीट है उसको केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाएगी, किसी जर्नल या किसी अदर कैटेगरी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 82वां संविधान संशोधन जो कि सन 2000 में किया गया था, और इसके तहत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्य की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सब काम जो है ये SC ST वर्ग के लोगों के लिए हो रहा है, जो कि उनको कुछ अंकों में छूट देने के लिए, उनके मूल्यांकन यानी जो उनका मेजरमेंट है उसमें थोड़ी ढील देने के लिए जो है वो व्यवस्था की गई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि SC ST वर्ग के लोगों को हमेशा एज रिलैक्सेशन मिलता है, हमेशा उनको फिजिकल में जो है हाइट में छूट मिलती है, जो कि जर्नल कैटेगरी के या अदर कैटेगरी के कुछ बच्चों को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये सब प्रावधान जो है ये SC ST वर्ग के लोगों के लिए होते रहे हैं और होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 83वां संविधान संशोधन जो कि सन 2000 में किया गया था, और इसके तहत इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243A में संशोधन कर व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तो 83वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो कि पंचायत में SC और ST वर्गों को आरक्षण दिया गया था, तो उनको जो है आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, कि वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बात करेंगे 84वें संविधान संशोधन की जो कि सन 2001 में किया गया था, और इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या को
वर्ष 2026 तक वही रखा गया। यानी दोस्तों सन 2001 में ही यह कह दिया गया था कि वर्ष 2026 तक, जब तक 2026 नहीं आ जाता तब तक लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सीट है वो वही रहेगी जब तक 2026 नहीं आ जा सकता। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ये व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। ठीक है, तो वर्ष 1991 में जो जनगणना की गई थी उसी के तहत राज्यों में दोस्तों जो निर्वाचन चुनाव है उनका निर्धारण और युक्तिकरण की क्या प्लानिंग बनानी है उसके विषय में वर्ष 1991 की जनगणना का ही जो डाटा है उसके जरिए किया जाएगा। ठीक है, ये दो व्यवस्था की गई थी वर्ष 2001 में 84वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि सन 2002 कहलाता है, इसके तहत इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16, 4 व 2 में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुवांशिक वरीयता प्रदान की जा सके। इसे 17 जून 1995 से ही प्रभावी माना गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिनियम भी दोस्तों जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए ही पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन जो कि सन 2002 में किया गया था और इस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अभी तक का सबसे मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डबल स्टार करके ही मार्क करना। ठीक है दोस्तों, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ये अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, उनको ये मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं हम उनसे कोई काम नहीं करवा सकते, उनको केवल ये अधिकार है कि उनको केवल पढ़ाई करनी है, उनको अनिवार्य शिक्षा देनी है ना। और ये प्रावधान भाग 3 में किया गया था। हम सब जानते हैं संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और अनुच्छेद 21A को जोड़ दिया गया था, ये हम सब जानते हैं। उसके साथ दोस्तों अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसको जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किए गए थे। उसके बाद 87वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसके तहत राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वां संविधान संशोधन के तहत 1991 की जनगणना को ही आधार बनाया गया था। ठीक है, तो अब जो है 1991 की जनगणना की बजाय 2001 की जनगणना जो हो चुकी थी इस टाइम तक दोस्तों 2003 से पहले, तो 2001 की जनगणना का जो डाटा है, जो स्टैटिक्स है, उसको भारत सरकार जो है निर्वाचन के लिए और प्लानिंग के लिए जो उसकी योजना होगी उनके लिए यूज़ करेगी। ये किया गया था 87वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। उसके बाद 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसके तहत 268A का जो सब क्लॉज है, एक सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों का संग्रहण और उपयोग भारत सरकार और राज्य द्वारा धारा 2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जो है संशोधन किया गया था 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत और इसके तहत 268A में परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, और ये परिवर्तन किए गए थे ये मैंने आपको बता दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 79वां संविधान संशोधन जो कि सन 2003 में किया गया था और इसके तहत क्या किया गया, अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया तथा जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 2003 में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जो कि 89वां संविधान संशोधन 2003 कहलाता है और इसके तहत अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया जिसमें दोस्तों SC कमीशन के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 338A जोड़ा गया जिसके तहत दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अब जो है ये SC और ST इन लोगों के लिए जो है एक नेशनल कमीशन बन चुका था, राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनका एक आयोग बन चुका था और आगे जो है एक 338B जुड़ेगा जिसके तहत OBC लोगों के लिए आयोग
बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आपको ये मार्क कर लेना है। और अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आप एक से लेके पूरे 395 प्लस आर्टिकल करो, तो ऊपर जो आई बटन में वीडियो शो कर रही है आप उस पर क्लिक करें। मैंने दोस्तों एक से लेके पूरे 395 तक के अनुच्छेद करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वो जाओ देखो और उसको करो। उसके बाद दोस्तों 90वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसके तहत असम विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना था। यानी दोस्तों ये जो 90वां संविधान संशोधन किया गया, इसके तहत असम के दोस्तों जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र में आते हैं गैर जनजाति लोग, इनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना ही इस संशोधन का कर्तव्य था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा इस वीडियो को यहाँ पर रोकने के लिए। अभी दोस्तों हम 71 से लेके जो है वो 90 तक ही करते हैं। अगली वीडियो जो कि कल अपलोड हो जाएगी वो 90 से पूरा 105 के बीच में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।